नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र में। शिक्षा से सफलता तक। आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो समय व्यर्थ ना गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। दोस्तों, आपको पता ही है, प्रतिदिन रात 8:20 पर आपके लिए 30 प्रश्नों का एक सेट लेकर आती हूँ। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? ए दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि अथवा वृद्धि संधि। सही उत्तर है दीर्घ संधि। राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? समास हो या संधि, विच्छेद करना जरूरी है। राजपुत्र का सामासिक विग्रह करने पर राजा का पुत्र आएगा दोस्तों। राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। यदि राजा का पुत्र है, का, की, के आदि आए तो का, की, के क्या है? कारक विभक्ति है, संबंध कारक का कोतक है। और यदि कारक विभक्ति है, समास में कारक विभक्ति का लोप हुआ है, तो समास कौन सा होगा दोस्तों? देखिए, एक बार आपको सारे समास समझा दूं मैं यहीं पे। जिस समास में विशेषण और विशेष का जोड़ा रहता है वो कर्मधारय समास होता है। जिस समास में कारक विभक्तियों का लोप हो वो तत्पुरुष समास होता है। तथा जिस समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान ना हो, तीसरा अन्य पद प्रधान हो, वो बहुव्रीहि समास होता है। इसमें जो अर्थ बनेगा वही प्रधान रहता है। तथा द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं। इस क्रम में राजपुत्र में समास होगा तत्पुरुष। निर्भय शब्द में उपसर्ग है नि, निर, भय और अभय। यदि हम शब्द को ध्यान से पढ़ें तो समझ में आ जाएगा। देखिए, भय के आगे क्या लगा है? जो आगे लगा है वही उपसर्ग है। हमारा मूल शब्द है भय और आगे क्या लगा है? आगे लगा है निर, तो निर ही उपसर्ग हो जाएगा। चलना शब्द का शब्द भेद है। चलना शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है अथवा विशेषण है। देखिए, संज्ञा में नाम आते हैं, सर्वनाम में यह, वह, मैं, हम आदि आते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। तथा क्रिया में हंसना, बोलना, दौड़ना, चलना, जितने भी ये शब्द ना पर ख़त्म होते हैं ना, वो क्रिया में आते हैं। विशेषण में ऐसे शब्द आते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं, काला, मोटा, गोरा आदि। तो हमसे पूछा है चलना, ये हो जाएगी हमारी क्रिया। सुंदरता शब्द में प्रत्यय है सु, दर, ता और पूरा सुंदर। तो देखिए, प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के पीछे लगता है। मूल शब्द हुआ सुंदर, ता प्रत्यय लगा है, तो ता हमारा प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है, राम और श्याम का समास रूप होगा। राम श्याम, राम डैश श्याम, राम सम, श्याम राम। राम और श्याम का अगर हम सामासिक रूप देखेंगे तो दोस्तों ये राम डैश श्याम होगा। द्वंद्व समास में राम और श्याम दोनों ही पद प्रधान हैं, तो ये द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास में हमेशा बीच में योजक चिन्ह आता है। अगला प्रश्न है, कमल सा मुख में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, रूपक में जहाँ उपमेय को ही उपमान माना जाता है, तुलना नहीं की जाती, उदाहरण नहीं दिया जाता, उपमा नहीं दी जाती, वहाँ रूपक होता है। जहाँ पे उपमा दी जाती है, तुलना की जाती है, वहाँ पे उपमा होता है। रूपक में केवल दो शब्दों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, जबकि उपमा में सा, सी, से के पहले डैश लगा होता है, अर्थात योजक चिन्ह। योजक चिन्ह के बाद यदि सा, सी से लगा हो तो वह
उपमा अलंकार हो जाता है। अनुप्रास अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। अब बात करेंगे यमक अलंकार की, तो यमक अलंकार में दोस्तों शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। शब्द एक से अधिक बार आते हैं, एक शब्द एक से अधिक बार आता है तथा उसका अर्थ अलग अलग होता है। उसका अर्थ अलग अलग होता है हर बार। तो यहाँ पे हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि योजक चिन्ह के बाद सा लगा था। आंख का तारा मुहावरे का अर्थ है क्रोधित होना, अत्यंत प्रिय होना, दुखी होना अथवा आश्चर्यचकित होना। तो देखिए, क्रोधित होना का तो आग बबूला होना हो जाएगा, अत्यंत प्रिय होना आंख का तारा हो जाएगा, दुखी होना का क्या होगा, आश्चर्यचकित होना का तो हो जाएगा चकरा जाना, तथा दुखी होना का इस समय तो नहीं आ रहा है, जब आएगा तब बता दूंगी। आपसे पूछा है आंख का तारा, इसका हो जाएगा अत्यंत प्रिय होना। जल का पर्यायवाची नहीं है। हमसे पूछा है जल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। नीर जल का पर्यायवाची है, बारी जल का पर्यायवाची है, पय जल का पर्यायवाची है, नीर जल का पर्यायवाची है, बारी जल का पर्यायवाची है तथा सलिल जल का पर्यायवाची है। किंतु पय जल का पर्यायवाची नहीं है, यह दूध का पर्यायवाची है। ठीक है। अब हमसे पूछा है कि कठिन का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों, कठिन का विलोम शब्द आपके लिए ये तो बहुत सरल है, बाएं हाथ का खेल है आपके। आंसर कर दीजिए जल्दी से, कठिन का विलोम शब्द क्या है। मैं नीचे से शुरू करूँगी और नीचे सबसे पहले दिया कि सही, नीचे से शुरू करूँगी तो सबसे पहले सही का हो जाएगा वही जो आप सोच रहे हैं, गलत। कोमल का हो जाएगा कठोर, सुगम का हो जाएगा दुर्गम और सरल का हो जाएगा कठिन। कठिन का हो जाएगा सरल। दुख शब्द का विशेषण रूप है। यदि दुख शब्द का विशेषण पूछे तो दुख से होने वाला दुख तो नहीं होगा, दुख तो संज्ञा है, ये दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। दुखता दुखना नहीं हो सकता, दुखी हो जाएगा। हमसे अगला प्रश्न है, हरि अनंत हरि कथा अनंता में प्रमुख रस है। दोस्तों, हमसे पूछा है कि इस काव्यांश में ये जो पंक्ति दी है छोटी सी, इसमें कौन सा रस है। अब बात किसका कर रहा है, तो बात कर रहा है भगवान की। और यदि भगवान की बात करिएगा तो भगवान के लिए मन में क्या भावना होती है, भक्ति की। भगवान की भक्ति ही तो करेंगे, तो यहाँ पे जो रस है वो भक्ति रस है, अर्थात भक्ति रस। रामचरितमानस के रचयिता हैं सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास अथवा रहीम जी। तो दोस्तों, सूरदास जी की रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। तुलसीदास जी की रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली आदि, श्री कृष्ण गीतावली। कबीर जी की रचनाएं साखी, शबद, रमैनी तथा बीजक। और रहीम जी की रचनाएं, इनकी रचनाओं के बारे में ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन मैं जल्दी ही आपके लिए रहीम जी की रचनाएं भी लेकर आऊँगी। फिलहाल हमसे पूछा था रामचरितमानस, तो इसके रचयिता हैं तुलसीदास जी। महादेवी वर्मा किस युग की प्रमुख कवयित्री हैं, तो महादेवी वर्मा का पूछा है हमसे। भक्ति काल में तो हमारे कबीर, सूर, तुलसी, मीराबाई ये सब आते हैं।
रीतिकाल में नेटवर्क की कुछ समस्या हो रही है। तो चलिए, महादेवी वर्मा हमसे पूछा है, ये हो जाएंगी छायावाद के। भारत दुर्दशा के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद अथवा रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों, भारत दुर्दशा के लेखक हमसे पूछे कि तो मैं आपको इन चारों ही लेखकों की प्रमुख कृतियाँ बताना चाहूँगी। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख कृतियाँ हैं कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, द्रुपदावनी, अजात शत्रु तथा जन्मेजय का नाग यज्ञ आदि प्रमुख नाटक हैं इनके। प्रेमचंद जी के गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन आदि। रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि। किंतु भारत दुर्दशा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। आपने देश के विषय में अनेक लेख लिखे हैं, अनेक कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें से एक निबंध भी है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो। हमसे पूछा था भारत दुर्दशा के लेखक, तो ये हो गए हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। हरिश्चंद्र इनका नाम था दोस्तों, और भारतेंदु की उपाधि इनको मिली हुई थी, अर्थात हिंदी साहित्य गगन का चंद्रमा इनको कहा जाता था। गोदान किस विधा की रचना है? नाटक है, उपन्यास है, कहानी है अथवा निबंध है? गोदान हमारा उपन्यास है। साकेत के रचयिता है, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी साकेत के रचयिता वही हैं जिन्होंने यशोधरा को लिखा है। साकेत के रचयिता वही हैं जिन्होंने भारत भारती को लिखा है। दिनकर जी, इन्हें भारत का द्वितीय राष्ट्रकवि कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी भारत के राष्ट्रकवि हैं तथा आपने ही साकेत की रचना की है। प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है, और आपने कामायनी, आंसू, लहर, झरना जैसी कृतियाँ लिखी है, जिसमें से कामायनी एक महाकाव्य है। प्रसाद जी को दोस्तों भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कई सारी विधाओं में रचना की है। अब बात करते हैं निराला जी की, तो निराला जी को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत कविताएँ लिखते हैं। हमसे पूछे थे साकेत के रचयिता, तो मैंने बताया था मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कलम का सिपाही किस लेखक की जीवनी है दोस्तों? तो मैं कहना चाहूँगी कलम का सिपाही उसी की जीवनी है जिसको कलम का सिपाही कहा जाता है। मैं अपने लगभग हर वीडियो में आपको ये बता चुकी हूँ कलम का सिपाही कहते किसको हैं। ये वही हैं जिन्होंने गोदान लिखा है, जिन्होंने गबन लिखा है, जिन्होंने सेवा सदन लिखा है, जिन्होंने रंगभूमि और कर्मभूमि जैसे उपन्यास लिखे हैं, जिन्होंने पंच परमेश्वर कहानी लिखी है। और ये कोई और नहीं, ये हैं हमारे प्रेमचंद जी, जिनका वास्तविक नाम है धनपत राय। उर्वशी के रचयिता हैं, मैंने आपको बताया था उर्वशी की जो रचयिता हैं उनको भारत का द्वितीय राष्ट्रकवि कहा जाता है। उन्होंने कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी की भी रचना की है। हरवंश राय बच्चन जी को हालाबाद का जनक कहा जाता है तथा आपने मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण जैसी अनेक कृतियों की रचना की है। एक और कविता है इनकी, नीड़ का निर्माण पर। प्रसाद जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कामायनी के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। महादेवी वर्मा जी भी छायावाद की प्रमुख कवित्री हैं, और आपने निहार, नीरजा, यामा जैसी रचनाएं लिखी हैं। हमसे पूछे उर्वशी के रचयिता,
तो ये हमारे दिनकर जी हैं, जिन्हें भारत का द्वितीय राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। इन्होंने कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी जैसी रचनाएं भी लिखी हैं। आंसू किसकी काव्य कृति है? तो आंसू उसी की काव्य कृति है जिसने कामायनी को लिखा है, जिसने लहर, झरना जैसे काव्य संग्रह लिखे हैं, जिसने इरावती, कंकाल और तितली जैसे उपन्यास लिखे हैं, तथा जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ किसको कहा जाता है, वही है आंसू के रचयिता। और ये कोई और नहीं, ये हैं हमारे प्रसाद जी, छायावाद के जनक कहे जाते हैं, जयशंकर प्रसाद। रश्मि रथी का प्रमुख पात्र है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ज़रा पाठ का नाम समझाना चाहूँगी। रश्मि, रथी। रश्मि अर्थात किरण, रथी अर्थात जो सूर्य के रथ पर विराजमान हो, उसको रश्मि रथी कहेंगे। जिसका रथ सूर्य की किरणों के समान हो, उसको रश्मि रथी कहेंगे। और यहाँ पे सूर्यपुत्र कौन थे? राम सूर्यपुत्र नहीं थे, भीष्म नहीं थे, अर्जुन नहीं थे, कर्ण थे जो सूर्यपुत्र थे। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा। रश्मि रथी के प्रमुख पात्र हो जाएंगे कर्ण, क्योंकि कर्ण सूर्य के पुत्र थे। कबीर के दोहे किस काव्यधारा से संबंधित हैं? काव्यधारा पूछा है तो सूफी काव्यधारा से हैं, और यहाँ पे काव्यधारा का मतलब काल से है, तो ये भक्ति काल के हैं। मधुशाला के रचयिता हैं, जो मैंने आपको बताया था, मधुशाला के रचयिता वही हैं जिन्हें हालावाद का जनक कहा जाता है, जिन्होंने निशा निमंत्रण तथा नीड़ का निर्माण फिर आदि कविताएँ लिखी हैं। और वो कोई और नहीं, हमारे हरवंश राय बच्चन जी हैं, स्वर्गीय हरवंश राय बच्चन जी। झांसी की रानी कविता की कवित्री रचित्री है। दोस्तों इनकी रचित्री वही है जिन्हें वीर रस की कवित्री कहा जाता है। इनकी कविताएं हमेशा वीर रस से ओतप्रोत रहती हैं, पर चाहे वो झांसी की रानी हो या फिर वीरों का कैसा हो वसंत। और ये हैं हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी। भारतीय संविधान, ये है टॉपिक है हिंदी के लिए। भारतीय संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, ये हम इसमें जानेंगे। भारतीय संघ की राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 343 में। अब हमसे पूछा है राजभाषा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये हमारा 344 में। हिंदी भाषा के विकास का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 351 में है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? मैं आपको बताना चाहूँगी, जब ये अनुसूची बनी थी तब इसमें केवल 14 भाषाएं थी, किंतु अब इसमें इनको इंक्रीज कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, और बढ़ोतरी होकर के अब ये 22 भाषाएं हो गई हैं। संविधान की मूल 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? मूल अर्थात संशोधन से पहले, तो उसमें 14 भाषाएं थी। निम्नलिखित में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है? 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है तो ये संस्कृत होगी। भोजपुरी राजस्थानी अंग का नहीं, संस्कृत होगी। ये 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। दरअसल कुछ लोग भोजपुरी और राजस्थानी को हिंदी की बोलियां मानते हैं, तथा कहीं कहीं पे इनको स्वतंत्र बोली माना जाता है, स्वतंत्र भाषा का दर्जा भी दिया जाता है, किंतु हमारी 8वीं अनुसूची में इन्हें भाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है। ये हिंदी की बोलियां मानी जाती हैं, भोजपुरी और राजस्थानी। संस्कृत भाषा है जिसका स्थान 8वीं अनुसूची में है। और इसी के साथ आज की प्रश्नोत्तरी चलिए समापन की ओर चलते हैं। तो ये आपका बोनस प्रश्न है, यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है? अपना आंसर कमेंट में लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, तथा चैनल को सब्सक्राइब करें हमसे जुड़े रहने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।
नमस्कार।